चीज मैं ले रहा हूं, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल, ठीक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, थ्री डी यूनिट सेल, ठीक, थ्री डी यूनिट सेल। अब इसको देखना ध्यान से ना, फिर से बिलियर्ड टेबल की एग्जांपल में आओ। अभी हमने क्या किया था, सबसे पहली बार एक लेयर बिछाई थी बॉल की, फिर इसी से सटा के बहुत सारी लेयर यानी पूरे प्लेन में बिछा दिया था हमने बॉल। अब जब पूरी एक सरफेस में बॉल बिछ गए तो उसके ऊपर दूसरी सरफेस में फिर से बॉल लगाना शुरू कर दो। एक लेयर बिछ गई बॉल की, इमेजिन कर रहे हो, पूरा हमारा कैरम का टेबल है, उसमें कैरम बोर्ड की गोटी पूरी बिछ गई, या बिलियर्ड बॉल का टेबल है, ठीक है, उसमें पूरी सरफेस पर हमने बॉल बिछा दिया, तो ये टू डायमेंशनल हो गया, लेंथ और ब्रेथ खाली है। अब इसके ऊपर एक लेयर बॉल की और हम लगा दे रहे हैं, एक लेयर बॉल की, उसके ऊपर दूसरे लेयर और बॉल रख के बिछा दे रहे हैं, तो दो लेयर हो गई। तो पहली लेयर में लेंथ और ब्रेथ था, ऊपर बॉल रखने से और क्या आ गई, हाइट। तो कितने डायमेंशन इन्वॉल्व हो गए, थ्री डायमेंशनल, समझे। ये कैसा दिखेगा, ऐसे, ये एक लेयर मैंने बिछाई, ठीक है, उसके बाद ये दूसरी लेयर बिछाई, ये मतलब पहली लेयर ही है लेकिन दूसरी लाइन बॉल के सरफेस में ही, ठीक है ना, ये टेबल के सरफेस में एक ही लेयर है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, बॉल को और रखना शुरू कर दिया, ये इनके ऊपर है, ऐसे, ये समझ में आ रहा है। पहले नीचे बिछाई बॉल पूरी एक सरफेस में, फिर जब बॉल बिछ गई तो उस बॉल के ऊपर फिर और लेयर बिछाने लग गए, तो दो लेयर बॉल हो गया, तो हाइट भी इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वाई एक्सिस असल में ऐसे होता है ना, ये हम यहाँ से तो लाइन दिखा नहीं सकते इसलिए ऐसे दिखाते हैं, ये लाइन असल में बोर्ड से बाहर निकलती है ऐसे, समझ गए। दो एक्सिस तो प्लेन पर है, ये बोर्ड पर है, ये बोर्ड पर, लेकिन ये बोर्ड से नहीं चिपकी है, ये ऐसे निकलती है बाहर, समझे कि नहीं। तुम चाहे इसका एक्स और वाई नाम रख लो, इसका जेड नाम रख दो, नाम रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये है थ्री डायमेंशनल क्यूब, क्यूब में लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और तो तीन डायमेंशन इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। ये एक यूनिट सेल है, क्यूबिकल यूनिट सेल, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा देखो, ये जो लेंथ हमको दिख रही है ये, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा दिस इज ए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी हो गई, ए, ये वाली लेंथ यहाँ तक कितनी हो गई, बी, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, सी, ठीक है ना। ये इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ये क्यूबॉइड जैसा बन गया है तो थोड़ा सा हमको अलग अलग दिख रहा है। तो अगर मैं इसको क्यूब जैसे बना दूं तो फिर ये क्यूब जैसे दिखने लग जाएगा ना। लो, लगभग क्यूब बन गया ये। एक्स वाई जेड तो समझ गए हैं ना। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये बी है, और ये वाली हाइट सी है, ये क्या हो गए, एज लेंथ। अब देखो ए और बी के बीच में एक एंगल होगा, इसका नाम अल्फा रख दिए। बी और सी के बीच में एक एंगल होगा, इसका नाम बीटा रख दिया। ए और सी के बीच एक एंगल होगा, इसका नाम गामा रख दिया। तीन एंगल हो गए। नाम किसी का कहीं भी रख दो, अल्फा बीटा गामा कहीं भी लिख सकते हो, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं तीन एंगल होंगे, हर दो साइड के बीच का एक एंगल, तीन साइड है तो तीन एंगल बन जाएंगे। तो थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर लगेंगे, देखो कितने पैरामीटर, कितने बोलो ना। हाँ,
3D यूनिट सेल कौन कौन से? A, B, C, इसको क्या बोलेंगे? और अल्फा, बीटा, गामा, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इंटरफेसियल एंगल या एंगल बिटवीन एज लेंथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आया कि नहीं? बोलो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। अभी आप लोग देखो, इसके पहले वाले केस में जब 2D पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? 2D। 2D को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर लग रहे थे? 3। कौन कौन से? A, B और थीटा, 3 पैरामीटर। उस 3 पैरामीटर को चेंज कर करके कितने तरह के स्ट्रक्चर बनाए? 5 ब्रेवियस लेटिस बनाए। यहाँ कितने पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो इन 6 को चेंज कर करके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके? टोटल 7 बनते हैं। ठीक है, लेकिन उस 7 में फिर और अंदर कुछ कुछ रहते हैं, तो टोटल 14 हो जाते हैं। समझ आया? हालांकि 28 बनना चाहिए, 28 बनना चाहिए, 28। एक में 4 बनते हैं, 4। एक स्ट्रक्चर में 4 स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, हमने इसके 7 तरह के स्ट्रक्चर बनाए। इनकी मदद से इनको चेंज कर करके 7 टाइप के क्रिस्टल हम इसके बनाएंगे, 7 टाइप के यूनिट सेल्स बनाएंगे। ठीक है, अब हर एक यूनिट सेल में 4-4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन हमको एक्चुअल में मिलते नहीं। किसी में 4 मिलते हैं, किसी में 2 मिलता है, किसी में 3 मिलता है, किसी में सिर्फ 1 ही मिलता है। ऐसे कर कुरा के टोटल कितने हो जाते हैं? 14, 14 ब्रेवियस लेटिस। ठीक है, जबकि बनने कितने चाहिए? एक में अगर 4 बनना है तो 7 में कितने बनेंगे? 28। तो टोटल 28 होना चाहिए, लेकिन जब हम खोजते हैं माइक्रोस्कोप से तो हमको मिलते नहीं हैं, हमको सिर्फ 14 मिलते हैं। ठीक है, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम इसके बनेंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से? इनको चेंज कर करके, पैरामीटर को चेंज कर करके 7 तरह के हम इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे इसको देखो। तो हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। ठीक है, यहीं पे देता हूं मैं। टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। नंबर 1, इसका नाम है क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये क्यूब जैसा दिखेगा, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ध्यान से समझते चलना भाई ना। अब थोड़ा सा मामला कठिन हो रहा है यहाँ से, क्योंकि इसमें 3 पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तीनों बदलेंगे। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें देखो, अब हम डायरेक्ट बनाएंगे। लेटिस पॉइंट बनाने की ज़रूरत है क्या? बार बार खाली हम अब डब्बा बना देंगे तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स को मिला के ही बना रहे हैं यूनिट सेल, ये आप जान रहे हैं। ठीक है, ओके। क्यूबिक यूनिट सेल की विशेषता देखो ना, A, B और C तीनों इक्वल होंगे। क्यूब में तीनों साइड बराबर होते हैं, है ना। एंगल जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा आपस में इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो वो कौन सा यूनिट सेल बन जाएगा? क्यूबिक यूनिट सेल। और ये कैसा दिखेगा? क्यूब जैसा। ये देखो, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ये सभी एंगल 90 के हैं। देख लो, सभी एंगल 90 के होते हैं। क्यूब वो खेले हो ना तुम लोग, कलर सेट करने वाला, उसमें सभी एंगल एज के 90 के होते हैं। ठीक है, और सभी साइड क्यूब की बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम A, B, C इक्वल कर दें और सभी एंगल 90 डिग्री कर दें आपस में बराबर बराबर, तो फिर यूनिट सेल क्या बन जाता है? क्यूबिक। समझ आया? ये आया कि नहीं आया? दूसरी तरह का जो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। इसके नाम ही बड़े विचित्र है ना, आपको याद करने पड़ेंगे। याद नहीं कर पाओगे तो फिर हम इसका एक जुगाड़ बताएंगे कैसे याद करना है। ठीक है, पहले देख लो सब, उसके बाद फिर बात करते हैं। टेट्रागोनल यूनिट सेल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो टेट्रागोनल यूनिट सेल कैसे बनता है। यहाँ देखो, ये क्यूब दिखा ना,
ये नीचे से मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक है, और पकड़ के ऊपर से पकड़ के इसको ऐसे खींच दिया, ऊपर उठा दिया। समझ रहे हो? देखो ये क्यूब हाथ में है, इमेजिन करो, ऊपर से पकड़ा, इसको कागज का बना हुआ है, रबर का बना हुआ है, प्लास्टिक का, ऐसे पकड़ा और ऊपर से पकड़ के ऐसे उठा दिया ऊपर। तो चेंज कहाँ आएगा? क्या कोई एंगल बदला? ये 90 रहा, ये 90 रहा, ये 90 रहा, एंगल तो नहीं चेंज करा। एंगल कब चेंज होगा? जब ऐसे ऐसे हिलाऊंगा, ये ऐसे इधर उधर हिलेगा तब एंगल बदलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? पकड़ के रबड़ जैसे खींच दे रहा हूँ ऐसे ऊपर, तो सिर्फ कौन बदलेगा? क्या ये ए बदलेगा? क्या ये बी बदलेगा? तो कौन बदलेगा? सी। सी बड़ा हो गया, सी अलग हो गया, और एंगल सब कितने के हैं? 90 90 90। आया समझ में? तो इसमें देखो ए और बी इक्वल होता है और सी इक्वल नहीं होता है। समझे? आ रहा है समझ? और एंगल अल्फा, बीटा और गामा ये सब के सब कितने के रहेंगे? 90 डिग्री। समझ रहे हो ना? इसको पकड़ के ऐसे खींच दिए हैं क्यूब को, याद रख सकते हो? याद रखने के लिए तो ये देखो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये ऐसे लंबा हो गया, ये देखो, ये है ए और ये है बी, ए और बी बराबर है मान लो, और ये सी चेंज हो गया, और एंगल अभी भी सब अल्फा बीटा गामा 90 90 90 के हैं। समझ आ रहा है? तो इस शेप को क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। तो क्यूबिक और टेट्रागोनल में अंतर क्या है? क्यूब को ही पकड़ के उठा दो, एक साइड खाली चेंज कर दो, तो क्यूब ही क्या बन जाता है? टेट्रागोनल। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं? तीसरा जो यूनिट सेल इसमें हम लोग बनाते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ध्यान से समझते जाना, सब नाम यही बस है तुमको आता है, बाकी नहीं आता है ना? सब याद करने पड़ेंगे, नाम बड़े विचित्र टाइप के हैं। ऑर्थोरोम्बिक को याद करने का एक जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी लॉजिक इसमें। ये कैसा दिखता है? लाइक मैच बॉक्स। मैच बॉक्स किसको बोलते हैं? माचिस की डिबिया। माचिस की डिबिया में लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसे होता है? क्यूबॉइड रहता है वो। माचिस की डिबिया कैसी होती है? क्यूबॉइड। तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसे होंगे? अलग अलग, सबके सब अलग होते हैं। तो ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, और एंगल क्यूबॉइड है ना भैया वो, तो एंगल सभी 90 डिग्री के। समझ रहे हो? तो अल्फा, बीटा और गामा सभी कितने के होंगे? 90 के। और यही तो है शेप, देख लो, बस ए और बी भी अलग अलग हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? यही शेप सेम टू सेम यहाँ बना लो। ए थोड़ा सा बड़ा, बी थोड़ा सा डिफरेंट, बड़ा छोटा कुछ भी, और सी बड़ा छोटा कुछ भी, सभी तीनों साइड अलग अलग। समझ में आया? यहाँ पर मैंने अगर गड़बड़ किया होगा तो इसको सुधार लेना थोड़ा सा। ये सब बराबर बराबर हैं इसमें ना, ए और बी। ये देखो, इसमें ए और बी बराबर थे, सी अलग था। अब की बार क्या होगा? इसको थोड़ा सा और फैला देना, ये और ये देखो, ये ए बड़ा है, बी छोटा है, सी उससे भी बड़ा है। देख रहे, अलग अलग हो गए सब, ये बन गई मैच बॉक्स। समझ आया? इस शेप का नाम क्या? ऑर्थोरोम्बिक। नोट करें, अगले शेप लेते हैं। नेक्स्ट देखो, 3 हो गए, चौथा देखो। चौथे का हम नाम रख रहे हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, और इसका नाम है रोम्बो हेड्रल यूनिट सेल। बड़े डरावने टाइप के नाम है ना इसके, ऑर्थोगोनल, रोम्बो हेड्रल, ठीक है, यूनिट सेल। इसी का दूसरा नाम है ट्राइगोनल, लेकिन ये बहुत कम बोला जाता है और आप भी बहुत कम बोलेंगे। आप एक्चुअल नाम क्या याद रखेंगे? रोम्बोहेड्रल, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये क्यूब दिखा, ध्यान से देखो, दिख रहा है क्यूब?
ये क्यूब मान लो कागज का बना हुआ है, क्यूब की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों साइड कैसे होते हैं बराबर, तीनों एंगल कैसे होते हैं 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, है ना। हमने ये क्यूब उठाया, कागज का बना हुआ है, और इसको पकड़ के ऊपर से फोर्स लगा के ऐसे धक्का मार दिया, तो क्या होगा, सारी दीवार ऐसी हो जाएगी कागज की, है ना। क्या कोई भी लेंथ बदलेगा, लेंथ छोटा बड़ा होता है क्या, नहीं, सिर्फ क्या बिगड़ गया, एंगल बिगड़ गया, समझ आया। तो एक क्यूब को धक्का मार के बिगाड़ दो, क्यूब था, क्यूब को डिस्टॉर्ट कर दो, बिगाड़ दो धक्का मार के, तो डिस्टॉर्टेड क्यूब जो बनेगा उसका नाम क्या है, रोम्बोहेड्रल। तो इसमें चेंजेस कहाँ आएगा, सिर्फ क्या लेंथ चेंज हुआ, बोलो, नहीं हुआ। एंगल चेंज होगा क्या, हाँ, एंगल चेंज हो जाएगा ना, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा, समझ आया। और इसको क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड क्यूब। क्यूब का बिगड़ा हुआ रूप ना, और आप इसको ऐसे दिखा सकते हो टेढ़ा मेढ़ा करके, ऐसे रहेगा, क्यूब ही बनाना है आपको, सभी साइड बराबर होनी चाहिए ये, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर झुका दो, दिख रहा है, ये ए, ये बी, ये सी, तीनों बराबर, लेकिन एंगल बिगड़ गए, मुड़ गया तो 90 नहीं रहा। तो इस शेप को क्या बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल शेप बोलते हैं, ठीक है। आ रहा है भैया समझ में, क्यों आ रहा है ना, ठीक। पांचवा जो 3D यूनिट सेल है उसका हमने नाम रखा है आपका जाना पहचाना हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये देखो, ये उसमें भी आया था 2D यूनिट सेल में, 3D में भी आता है हेक्सागोनल टाइप का। अब इसमें थोड़ा सा आप पहचानो, इसको देखो, किसको, ये देखो इसको, इसकी छत देखो, ये कमरे जैसा दिख रहा है, कमरे जैसा, इसका छत देखो, छत किस शेप की है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी दिख रहा हो, दिख रहा। तो ये अगर स्क्वायर शेप की है तो इसको हम लोग टेट्रागोनल बोल रहे थे। अगर इसकी छत हेक्सागन शेप की हो जाए, हेक्सागन कितने साइड होते हैं, 6, तो फिर इसी फिगर को क्या बोलेंगे, हेक्सागन। समझ में आ रहा है, हेक्सागोनल यूनिट। तो इसकी छत कैसी हो जाएगी, अब देखो, इसकी छत ऐसी हो जाएगी, ये दिख रहा है ना, हो गया, छत है ये ना, ये छत है भाई ना। अब इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया, और बन गया हेक्सागन। वो पीछे से जुड़े होंगे, इससे पीछे पीछे बन गया ना। इसमें देखो खासियत क्या है, इसमें खासियत देखना ना, दिस इज ए, दिस इज बी, लगभग बराबर होंगे। अब ये थोड़ा सा ऐसे झुक के दिख रहा है, इसलिए जब ये ऐसे दिखता छत इसकी, तो ये ए और ये बी कैसे होते बराबर, तो ये ए और ये बी कैसे होंगे बराबर। ये है सी, क्या ये बराबर है, नहीं है ना। तो ए बी इक्वल है, लेकिन सी इक्वल नहीं है, समझ रहे हो। अब इसमें ये वाला एंगल देखो, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, होगा 90, ये 90 दिख रहा है, ये ऐसे, और ये साइड छत तो ऐसी रखी रहती है ना, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ छत, यहाँ पर डायग्राम ऐसे दिख रहा है, जबकि छत कैसी होती ऐसी, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90। चाहे इधर से 90 देखो, चाहे इधर देखो, ये वाला देखो, ये ऐसे गया है, आपको ये ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन ये ऐसे है क्या, छत तो ऐसी होती है ना, छत ऐसी गई है। तो अगर मैं इस फिगर को ऐसे घुमा के दिखाऊं तो एंगल कितना दिखेगा 90, तो ये भी 90, ये भी 90, तो दो एंगल इक्वल होते हैं, तीसरा एंगल इक्वल नहीं होता। ये एंगल आपको देखो बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ये एंगल होता है 120, कितना, तो हम यहाँ पर दो एंगल इक्वल कर देते हैं, दो एंगल ये ले लेते हैं, दो एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है, और एक एंगल कितना 120 डिग्री। आ रहा है समझ में, ये आया समझ कि नहीं आया, आया ना। छठवां मैं बनाता हूँ, उधर मिटा लेता हूँ, ठीक है ना, ये नोट करो, दो और बनाते हैं इस पर,
देखो ना, हाँ 6 नंबर देखो, छठवें टाइप का जो यूनिट सेल है उसका हमने नाम रखा है मोनोक्लिनिक। ठीक है, क्या? मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक कैसे बनता है इसको देखो ना, इसमें A नॉट इक्वल B होता है, नॉट इक्वल C होता है। ठीक है, 2 एंगल 90 के होते हैं लेकिन एक एंगल बिगड़ जाता है, समझे ना। अल्फा और गामा मान लो 90 का होता है और एक एंगल कोई भी 90 का नहीं होता है, नॉट इक्वल। और इसका शेप कैसे बनेगा देखो, ए बी सी कोई बराबर नहीं है, यहाँ हमने बनाया था ए बी सी कोई बराबर नहीं था, कौन सा? मैच बॉक्स वाला, क्या नाम है? रोम्बोहेड्रल था। और उसमें एंगल कैसे थे? सभी एंगल 90-90 के थे। मैच बॉक्स सोचो ना, रोम्बोहेड्रल देखो अपनी कॉपी में जो यहाँ बनाया था हमने, ए बी सी कोई बराबर नहीं था, कौन सा था? हाँ, और सॉरी, ऑर्थोरोम्बिक। रोम्बोहेड्रल तो डिस्टॉर्टेड क्यूब है ना, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक का देखो यही बनाया था ना, हाँ, तो वो डिस्टॉर्टेड, सॉरी क्या था वो? मैच बॉक्स था। तो ए बी सी कोई बराबर नहीं था, सभी एंगल 90 के थे, तो उसी को पकड़ के जैसे डिस्टॉर्टेड क्यूब बनाए थे ना, वैसा भी इस मैच बॉक्स को ऊपर फोर्स लगा के धक्का मार दो तो कागज़ का बना हुआ क्यूब खिसक जाएगा। तो ए बी सी बदलेंगे क्या? नहीं, लेंथ तो नहीं बदलता, तो लेंथ अभी भी कैसा रहेगा? नॉट इक्वल। आप थोड़ा सा धक्का मारे हैं तो कोई ना कोई एंगल बिगड़ जाएगा, एक एंगल बिगड़ जाता है, सभी एंगल 90-90 के थे, एक एंगल बिगड़ गया। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑर्थोरोम्बिक शेप। समझ आया? डायग्राम इसको बना ही सकते हो इस तरह से, बिगड़ा हुआ रूप। थोड़ा सा टेढ़ा बनाना था, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना था ना, सीधा सीधा बना दिया मैंने। ये ऐसे बनेगा, ये देखो, ये A, ये B और ये C कोई बराबर नहीं है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है। समझे ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? टेढ़ा। ये थोड़ा सा ऐसे झुक गया तो ये 90 से हट गया, लेकिन ये 90 है कि नहीं? बेस तो नहीं खिसक रही ना। अगर मैं इस घर की दीवार को, इस दीवार को टेढ़ा कर दूं तो ये दीवार बस ऐसी झुकेगी, लेकिन ज़मीन पर, ज़मीन तो ऐसे ही रहेगा, फर्श पर तो दीवार सीधी खड़ी रहेगी। या इस ज़मीन से इसकी लंबाई और ये वाली लंबाई, इन दोनों बीच का एंगल कैसा रहेगा? 90 डिग्री। बेस तो नहीं हिलता डुलता ना, ना ये हिलता ना ये हिलता, ये 90 रहेगा हमेशा। ये दीवार जब ऐसे झुकेगी तो ये एंगल बदल जाएगा, एक एंगल अदर देन 90 होगा, बाकी 90 होंगे। इसको क्या बोलते हैं? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। वो समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? बोलो, आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, मैंने टेढ़ा बनाया है, असल में मुझे इसे थोड़ा सीधा कर देना चाहिए। चलो मैं कोशिश करता हूँ सीधा हो जाए। ये ऐसे, अब देखो थोड़ा समझ आता है क्या? खाली ये वाली दीवार, ये तो ज़मीन पर रखी हुई है एज इट इज़, फर्श पर, फर्श टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, है ना? तो ये एंगल कैसा होगा? देखो ज़मीन में ये दीवार ऐसी गई और ऐसी गई, ये फर्श है, तो ग्राउंड पे ये दोनों नीचे दीवार देखो, जो लाइन दिख रही है नीचे नीचे, उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये वाला एंगल कितना होगा? ज़मीन से दीवार जहाँ से खड़ी होती है, देखो लाइन दीवार वाली
है ना। अब ये दीवार ऊपर आके चाहे इतनी झुक जाए, ए ऐसे झुक जाए, लेकिन ग्राउंड के साथ इसका एंगल कितना रहेगा, हमेशा 90 रहेगा। ये झुक तो ऊपर से रही है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ये वाला एंगल बदल रहा है ग्राउंड के साथ, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। नीचे ग्राउंड के साथ ये ऊपर जब बदलेगा, इधर झुकेगा इधर झुकेगा, तो इधर ग्राउंड के साथ एंगल चेंज होगा, लेकिन जहाँ से ग्राउंड से दीवार खड़ी होती वहाँ हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री ही बनता है। तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री। ये दीवार थोड़ी सी झुकी हुई है, ये 90 से हट गई, अदर देन 90, तो उसको वो थोड़ा सा टेढ़ा है, ये थोड़ा सा सीधा है, ऐसे बना लो। समझ आया। एक एंगल बस हमने बिगाड़ दिया। इसको ऐसे इमेजिन करो ना, हमारे हाथ में क्या रखा हुआ है, मैच बॉक्स रखा है। अब मैच बॉक्स का सरफेस नीचे वाला वो तो रेक्टेंगल रहेगा, वो तो ज़मीन पर ही रहेगा ना। हम सिर्फ ऊपर से इसको धक्का मार रहे हैं, तो खाली मैच बॉक्स की दीवार बस ना ऐसी होगी। ग्राउंड के साथ जो उसका सरफेस है वो तो सरफेस ग्राउंड के साथ ही चिपका है, तो ग्राउंड के साथ चिपका है तो ग्राउंड वाले सभी एंगल कितने के होंगे, 90 के। सिर्फ ये दीवार बस तो टेढ़ी हुई है मैच बॉक्स की, तो दीवार इस सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वही ना बदलेगा। ये 90 से हट गया, पहले ऐसे 90 था, नीचे नीचे ये ऐसे सरफेस, और ये दीवार ऐसे हट गई, तो ये 90 से चेंज हो गया। लेकिन इस दीवार के साथ जो एंगल था, ज़मीन के साथ, ये उसका लेवल जो था नीचे, ठीक है, फ्लोर जिसको बोल रहे हैं, इसका एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90। तो नीचे के दो एंगल हमेशा 90 के रहेंगे, क्योंकि ये फर्श ऐसे रखा हुआ है ज़मीन में, ठीक है। ऊपर वाला खाली ऐसे हटा है, तो ये एंगल चेंज हो गया। समझ आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा ये क्या है, 3D फिगर है, तो थोड़ा सा इमेजिन करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एक लास्ट और लेता हूँ मैं, 7वां नंबर, इसको बोलते हैं अपन ट्राई क्लिनिक। ये ठीक है, और इसमें भी यही सेम टू सेम यही फिगर है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे जैसे मैच बॉक्स का होता है, और इसको ज़्यादा ही धक्का मार देते हैं। समझ आया, इसको क्या करते हैं, ज़्यादा धक्का मार देते हैं, तो इसमें दो एंगल, या हाँ अभी इसमें हमने एक एंगल बिगाड़ा, और इसमें हम क्या करते हैं, सभी एंगल बिगाड़ देते हैं। समझ आ रहा है। अभी इसको, ये मैच बॉक्स था, थोड़ा सा धक्का मारे तो एक एंगल बिगड़ा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बिगड़ा। अब थोड़ा सा और ज़्यादा धक्का मार दो तो ये ज़मीन से भी उड़ जाएगा, नीचे वाला बेस भी हिलडुल जाएगा, ये तीनों एंगल बिगड़ जाते हैं, तीनों एंगल। तो इसमें आपका अल्फ़ा ना तो बीटा के बराबर होता है, ना ये गामा के बराबर होता है, और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ये सेम वही डायग्राम बना लो, थोड़ा सा और हिला डुला के, ठीक है, ये नोट कर लो। तो ये 7 तरह के 3D यूनिट सेल होते हैं, इनको क्रिस्टल सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं इनको ना। अब कितनी तरह का बनाया मैंने यहाँ, 7 टाइप के। इसका डायग्राम बना लेना, ऐसे ही बनेगा सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान देने की ये है कि जितने मैंने 7 टाइप के क्रिस्टल बनाए, क्रिस्टल सिस्टम, हर एक के अंदर कितने कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। अभी अलग बात है कि मिलते हैं कि नहीं, खोजने से हर एक के अंदर 4 नहीं मिलते, किसी में 2 मिलता है, किसी में 1 ही मिलता है, किसी में 4 मिल जाते हैं। समझ रहे हो इसमें। तो ऐसे सब मिला जुला के मिले कितने हमको, जिसने पहली बार इसको खोजा उसको कितना मिले, 14 मिले, जबकि बनने कितने चाहिए, 28 बनने चाहिए। एक में 4 बनते हैं। वो 4 कैसे होते हैं उसका शेप देख लो, ये नोट करो। 3D यूनिट सेल कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। जितने मैंने 7 बताए अभी ना, 7 टाइप, वो किसके बेसिस पर बनाया, 7 जो हमारे 6 पैरामीटर थे, A B C और अल्फ़ा बीटा गामा, उसको चेंज कर करके 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, ठीक है, 7 टाइप के। अब हर एक टाइप के अंदर कितने टाइप के 3D सेल हो सकते हैं, 4 टाइप के। वो 4 कौन से होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने कैटेगरी बनाई है, पहले को बोलते हैं प्रिमिटिव, या इसी को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव, या इसी को बोलते हैं
सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, इधर समझो, बातें नहीं करो। ठीक है, जो चार चार बनने हैं हर एक क्रिस्टल के अंदर, जो 7 क्रिस्टल हमने डिस्कस किया, हर एक के अंदर 4-4 तरह के डिज़ाइन हो सकते हैं। उन 4-4 तरह के डिज़ाइन को हमने 2 कैटेगरी में बांटा। एक कैटेगरी को बोलते हैं सिंपल और एक कैटेगरी को बोलते हैं सेंटर्ड। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, कॉमन नाम हम ये यूज़ करेंगे, ये सिंपल और, ठीक है, सिंपल वाला देखो पहले कैसे बनेगा। ठीक है, 4 मैं बताऊंगा आपको। पहला देखो सिंपल, सिंपल यूनिट सेल। क्यूब का एग्जांपल लेता हूं, मैंने भी 7 बताया आपको, कौन सा, क्यूबिक और टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक और नाम भी याद हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक और एक ट्राइक्लिनिक। 7 है। उसमें से मैं मान लो क्यूबिक का एग्जांपल बताता हूँ ना। क्यूबिक में कैसा बनता है, ये बनता है ऐसा, ये हो गया एक क्यूबिक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, कहाँ पर रहता है, कहाँ पर रहता है। ठीक है, तो याद रखना इस क्यूब के कॉर्नर कितने हैं, देखो 8 कॉर्नर। एक कॉर्नर ये, तो एक एटम यहाँ पर रहेगा, ये दूसरा एटम यहाँ रहेगा, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां और ये 8वां। ये सभी एटम एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ये क्या बना रहा हूँ मैं, लेटेस्ट पॉइंट। एटम बनाता तो बॉल बनाता, ये वाला बॉल ये वाला बॉल दोनों क्या करते एक दूसरे को टच करते, तो ये चारों बॉल टच करते हुए हैं। ऐसे समझो, नीचे हमने कितने बॉल बिछाए, 4 बॉल टच करते हुए, उसके ऊपर 4 बॉल रख दिए, 4 बॉल के ऊपर 4 बॉल, सब आपस में टच कर रहे हैं। डिजाइन समझ में आया? इसको हम बाद में डिटेल से करेंगे, अभी फिलहाल ऐसे समझो। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। सिर्फ कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर। कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर क्यूब में। तो एटम हमेशा कहाँ रहेंगे, इसमें कॉर्नर में। तो अगर सिर्फ कॉर्नर में एटम है तो ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। समझ में आया? तो प्रिमिटिव में सिर्फ यही बस है, सिंगल, समझे ना। नॉन प्रिमिटिव में देखो जहाँ सेंटर में भी आ जाएंगे, वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल्स देखिए। नॉन प्रिमिटिव यूनिट्स हैं। ठीक है, इसमें पहला हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये कैसा बनता है, देखो ये। ठीक है, अब इसमें एटम कहाँ होंगे, देखो 8 एटम तो कॉर्नर में होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम कहाँ होंगे, कॉर्नर में ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट्स एट कॉर्नर्स। प्लस इसके अलावा और कहाँ होगा, सेंटर में। कहाँ है सेंटर, जैसे इसको समझना, इमेजिन करना ना, ये रूम दिख रहा है, क्यूब जैसे ही है, सबका कमरा क्यूब जैसे ही रहता है ना। इसमें 8 कॉर्नर कहाँ दिख रहे हैं आपको इस कमरे में,
एक वो कोना, दूसरा इसके नीचे, तीसरा वो कॉर्नर, चौथा इसके नीचे, पांचवा वो कॉर्नर, छठवां उसके नीचे, और सातवां वो कॉर्नर, आठवां उसके नीचे। समझ आया? पांचवा सेंटर कहाँ? तो इस कमरे में आ जाओ, बिल्कुल बीचों बीच हवा में, बिल्कुल बीचों बीच हवा में। ये बॉडी है, बॉडी का सेंटर कहाँ होगा? ये हवा में, यहाँ कमरे के अंदर जहाँ तुम बैठे हो, जस्ट उसके ऊपर हवा में। ना ऊपर की छत को छूना है, ना नीचे की दीवार को छूना है। समझ आया? बीचों बीच एक बॉल इमेजिन करो रखा हुआ है, बीचों बीच हवा में, ए ऐसे यहाँ पर, ये समझ आ रहा है ये कहाँ रखा हुआ है बॉल? तो इस तरह से जब 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे हों, 8 एटम कॉर्नर पे और 1 एटम बॉडी के ठीक बीचों बीच हो, और ये 4, ध्यान से सुनो, ये 4 बॉल आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को। इसके नीचे हमने 4 बॉल रखा था, अब ये 4 बॉल टच नहीं कर रहे। इसमें क्या हो रहा था? 4 बॉल नीचे 4 बॉल ऊपर, एक के ऊपर एक रखे हुए थे। अब हमने क्या किया? 4 बॉल रखा, उसके ऊपर बीचों बीच एक बॉल रखा, 4 बॉल के बीचों बीच एक बॉल, और फिर 4 बॉल उठाए और इस एक बॉल के ऊपर ऐसे रख दिए। समझ में आ रहा है? इमेजिनेशन नहीं आ रहा? थोड़ा सा सोचो। 4 बॉल लिए, 4 बॉल 1 2 3 4, चारों को टच कराते हुए रखे, ठीक। अब जब चारों टच होंगे तो बीच में थोड़ी सी गड्ढा बनेगा, उस गड्ढे में एक बॉल रख दिए, ये ठीक बीचों बीच आ गया, बॉडी सेंटर। अब 4 बॉल और हमने जमाए हाथ में, 4 चिपका के, और इसको उठा के इस बीच वाले के ऊपर रख दिए। समझ आया? तो 4 बॉल नीचे, 4 बॉल ऊपर, और बीच में एक बॉल। ये बीच वाला बॉल नीचे के चारों बॉल को टच कर रहा है और ऊपर के चारों बॉलों को टच कर रहा है। क्या ऊपर वाले 4 बॉल नीचे वाले 4 बॉल को टच कर रहे हैं? नहीं। ये डिजाइन होता है इसका बॉडी सेंटर्ड का। आया? नहीं आया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। इसमें दूसरा है, इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको देखो, आठ एटम तो यहां हो गए कॉर्नर में, ठीक। 8 एटम कहाँ हो गए? कॉर्नर में। तो यहां लिख देता हूं मैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस। अच्छा, यहाँ मैं लिखना भूल गया था, प्लस के बाद क्या लिखोगे? कहाँ होता है एक? सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी यानी क्यूब, बॉडी के ठीक बीचों बीच, ठीक है। इसमें देखो 8 तो कॉर्नर में तो होगा ही। अगर कॉर्नर में नहीं होगा एटम तो फिर सेल कैसे बनेगा? यूनिट सेल कैसे बनेगा? समझ रहे हैं? तो वो तो इनिशियल पार्ट है, वो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अब कहाँ बनाना है? फेस के सेंटर में। फेस किसको बोलते हैं? फेस किसको बोलते हैं? जैसे ये एक क्यूबॉइड है, मान लो क्यूबॉइड या क्यूब। आ जा भाई, हाँ है ये। सपोज दिस इज ए क्यूबॉइड। कितने फेस होते हैं क्यूबॉइड या क्यूब के पास? 1, एक इसके पीछे वाला 2, ये 3, नीचे वाला 4, ये 5 और ये 6। तो जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं? फेस। ये फेस है, ये फेस है, ये पीछे वाला फेस है, ये फेस है, समझ रहे हो? ये फेस है। तो जो चीज़ दिखती है जहां हम हाथ लगा सकते हैं ऐसे, इसको क्या बोला जाता है? फेस। कितने फेस होते हैं क्यूब के पास? 6 फेस, है ना। तो ये हो गया फेस, और फेस के सेंटर पे बनाना है हमको एटम। कहाँ बनाना है? सेंटर। आप इसको कमरे से इमेजिन करो, कमरे में 6 फेस दिख रहे हैं, 6 दीवार। कहाँ कहाँ? 4 तो दीवार खड़ी दिख रही है आपको, 5वीं दीवार छत, और 6वीं दीवार फर्श, है ना। तो अगर ये एक फेस है, ये वाला दीवार, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ, ये सेंटर होगा ना। तो यहाँ पर एक बॉल हमको रखना है। अब ये बॉल कैसे होगा? आधा इस कमरे के अंदर, आधा इस दीवार के उस पार, अगले कमरे में। बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? यहाँ जो बॉल सेंटर में मैं रख रहा हूँ बॉल को, वो बॉल कैसे रखेगा? ये दीवार देखो, ये दीवार ठीक बॉल को काट के बीचों बीच निकली है। आधा बॉल इस कमरे के अंदर दिख रहा है, और आधा बॉल कहाँ होगा? इस कमरे के उस पार, बगल वाले कमरे में आधा बॉल होगा। बात समझ आया? इस तरह से सेंटर में रखना है। फेस का सेंटर समझ में आया कि नहीं आया? आप मुझे बताओ कहाँ पर आएगा ये। देखो, एक तो ये छत,
छत में ये इसका सेंटर, ये एक बॉल आ गई, ये फेस दिख रहा है ना, ये वाला छत का ये सेंटर है, तो इसको मैं इस कलर से बना देता हूँ, इससे ये आ गया सेंटर में, छत के ठीक बीचों बीच, आधा बॉल कमरे के अंदर और आधा बॉल छत के ऊपर, समझ आया। और ठीक फर्श के सेंटर में ये भी एक फेस है, इस फेस में ये बॉल आ गया। ये कैसा होगा, ज़मीन जहाँ तुम बैठे हो कमरे का ठीक बीचों बीच है, तो यहाँ क्या दिखेगा, आधा बॉल निकला हुआ है फर्श के ऊपर और आधा बॉल कहाँ होगा, ज़मीन के अंदर, समझे। दो फेस हो गए, तीसरा ये वाला दीवार उधर वाला ठीक बीचों बीच, तो बीचों बीच ये है, और चौथा ये दीवार, ये इसके बीचों बीच। पांचवा पीछे वाली दीवार मतलब ये बोर्ड, ये वाली दीवार कहाँ है, वो पीछे उधर, ये देखो ये फेस दिखा, ये वाला दिखा, ये इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, अपने हिसाब से बना लेना जैसा तुम्हारा डायग्राम बना होगा। और छठवां फेस कहाँ है, वो सामने वाला दीवार, कौन है सामने वाला, ये देखो, ये सामने की दीवार दिखी तुमको, दिख रही है सामने की दीवार, ये तो इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ ये आएगा, जहाँ भी होगा सेंटर इसका वहाँ बना लो। तो इस तरह से फेस सेंटर्ड में एटम अरेंज रहते हैं। अब इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे रहते हैं, कैसा दिखता है ये, तो सब बाद में देखेंगे। ये हो गया। इसमें एक दो और होते हैं, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। तीसरा देखो ना, एक यहाँ बना दिया सिंपल मैंने, सिंपल, और दो ये बन गए, कितने हो गए टोटल, 3। चौथा देखो कैसा बनता है, चौथा, और इसका नंबर है तीसरा। इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड, एंड, और कभी कभी यहाँ पर फेस भी लगाए रहते हैं। ठीक है, इसमें मैं दो तरह से आपको बताता हूँ कैसे बनता है ये बना। 8 तो भाई कॉर्नर में होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बिना कॉर्नर के कहानी शुरू ही नहीं होती। ठीक है, एंड सेंटर्ड में ऐसा होता है, देखो ना, एंड सेंटर में कैसा होता है, कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में, दो अपोजिट फेस, अगर मैं छत ले लूँ तो दूसरा कौन सा लूँगा, इसका अपोजिट फेस ग्राउंड, तो एक इस फेस के सेंटर में और एक ग्राउंड के सेंटर में। अगर मैं ये वाली दीवार लूँ तो एक इस दीवार के सेंटर में, एक जस्ट इसके अपोजिट दीवार के सेंटर में, बाकी कहीं नहीं होगा, अपोजिट फेस के सेंटर में, कोई भी एक अपोजिट फेस के सेंटर में। तो मान लो अगर मैं छत ये वाला लेता हूँ, साइड वाली दीवार, तो इसमें होगा, और कहाँ होगा, इसके अपोजिट, बस, बाकी कहीं नहीं होगा, सिर्फ दो में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, लिख लेना ऐसे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, कहाँ पर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस टू अपोजिट फेस। और इसमें क्या लिखोगे प्लस के बाद, जो मैंने छोड़ दिया है, सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के सेंटर में, कॉर्नर में होगा, उसके अलावा हर फेस के सेंटर में। ये अरेंजमेंट समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक डिजाइन और इसमें बनता है, और इसके बाद फिर हम इसको खत्म करेंगे। ये डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। 8 होते हैं कॉर्नर में, आठ कॉर्नर में हो गए। इधर देखो अब सब, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को, इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे, कौन सी लाइन है, देखो ये फर्श है, फर्श पर ये दीवार खड़ी है, तो देखो फर्श और दीवार जहाँ मिलते हैं वहाँ एक लाइन बनी है, ऐसे बनी है कि नहीं,
दो दीवार जहाँ मिल रहे हैं ये लाइन है ऐसे, ये वाली दीवार और छत जो दीवार के ऊपर रखी है वो लाइन दिख रही है ऐसे, लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? एज। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, एज लेंथ, एंगल बिटवीन एज लेंथ, इन्हीं को क्या बोला जाता है? एज। कॉर्नर्स, कॉर्नर तो ये हो जाएगा कोना, वर्टेक्स, इसको एज बोलते हैं, साइड एज। तो कितने एज होते हैं क्यूब में? 12। कितने होते हैं? 12। अब यहाँ पर होगा एज के सेंटर में, एज के सेंटर, जैसे ये एक एज है, ये यहाँ होगा, ये एक एज है यहाँ होगा, ये एक एज है यहाँ होगा। अब कितने होंगे ये हमको नहीं मालूम ना, ये हम दिखाने के लिए बना रहे हैं खाली। ये एज है यहाँ होगा, ऐसे करके एक दो बना लो खाली, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। लेकिन ये कैसे दिखेगा? जैसे उसको देखो, छत और दीवार जहाँ पर मिल रही है ऐसे, ये दीवार और ये छत ऐसे मिल रही है, तो ये जो लाइन बनी ये क्या कहलाएगी? एज। तो इसमें सेंटर में एक बॉल होगा। अब ये बॉल कैसा रहेगा? थोड़ा सा बॉल उस कोने की उस पार दिखेगा हवा में बाहर, और थोड़ा सा बॉल अंदर दिखेगा कमरे में। आधा बॉल अंदर, आधा बॉल बाहर। आधा नहीं होता, थोड़ा फिर हम रेशियो बाद में बताएंगे कितना कितना होता है, लेकिन इमेजिनेशन करके देखो, समझ में आ रहा है? थोड़ा आधा हिस्सा बॉल का कमरे की उस पार निकला हुआ है हवा में, बाहर से देखोगे तो दिखेगा, और आधा बॉल अंदर दिखेगा। जैसे मधुमक्खी छत्ता बनाती है तो वो पूरा गोल तो नहीं दिखता ना, थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर दिखता है। तो ऐसे समझो छत्ता आधा कमरे के अंदर है, आधा कमरे के बाहर है उस पार, लेकिन कहाँ? ये एज में। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। तो इसमें क्या लिखोगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस एट एज, एजेस ऑफ द क्यूब, ऐसे। ये हो गया। तो देखो ये 4 तरह के डिज़ाइन हैं, ये और ये एक ही है मान लो ना फिलहाल, इसको अभी साइड में रखो, ये बहुत कम बनता है, ना के बराबर। तो इसको गिनो, वो 2 गिनो, और एक जो मैंने सिंपल बनाया था वो गिने। 4 हो गए टोटल, 4 हो गए ना। तो 7 टाइप के जो हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़े, उसमें हर एक में 4-4 ये बन सकते हैं, 4-4 बन सकते हैं, लेकिन बनते नहीं हैं। समझ आए ना? तो अब आप इसको याद करके आएंगे। जो हमने आज डिस्कस किया 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में 5 टाइप के ब्रेवियस लैटिस, 5 टाइप के ब्रेवियस लैटिस, ठीक है। और 3 डायमेंशनल में 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, उसमें 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिस बनती हैं। वो हम खाली नाम लिख लेंगे। ये डिज़ाइन तो समझ गए ना? अब हम इसका नाम बस लिखा करेंगे तो समझ जाओगे ये कैसा बनता होगा। नाम बस बोलने से समझ जाओगे ना। जैसे मैं बोलूँगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्या समझोगे? एटम कहाँ होंगे? सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में। मैं बोलूँगा BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो 8 तो कॉर्नर में होंगे, एक क्यूब के अंदर बीचों बीच बॉडी में होगा, हवा में, ठीक है। FCC बोलूँगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो 8 तो कॉर्नर में होंगे और 6 फेस होते हैं, 6 फेस के सेंटर में होगा। समझ आता है ना? मैं बोलूँगा एंड सेंटर, तो एंड सेंटर बोलने से क्या समझोगे? कॉर्नर में 8 होंगे और किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में होगा, 2 अपोजिट फेस। एज सेंटर बोलूँगा तो क्या समझोगे? 8 कॉर्नर में होगा और किसी न किसी एज में होगा। अब कितने होंगे एज में वो डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात ये या नहीं आ रही? आ रही समझ में? तो अब सिर्फ हम नाम लिखेंगे ना, अब तो डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, डिज़ाइन बन गया जितना बनना था। तो अब आपका काम है कि आपको मैंने जितने भी 2D और 3D के क्रिस्टल सिस्टम दिखाए यूनिट सेल बना के, उनका नाम और उसमें जो पैरामीटर आए ABC, अल्फ़ा, बीटा, गामा या ABC और थीटा, उन वो आपस में इक्वल हैं नहीं हैं, कितना डिग्री का एंगल बनता है, कैसे बनता है, ये सब आप याद करके कल मुझे सुनाएंगे। और कल मैं आपको फिर इसका एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है? क्या बताऊंगा? जिससे आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, याद हो जाएगा। पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम पूरे 1 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे। तो कल आप याद करके मुझे सुनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है? नोट करिए। देखो, अभी तक हमने डिस्कस किया कि 2D यूनिट सेल 5 तरह का होता है, 5 ब्रेवियस लेटिस उसमें बनती हैं, या 5 ब्रेवियस यूनिट सेल उसमें बनती हैं। लेटिस बोलते हैं, ब्रेवियस लेटिस। ठीक है? कौन कौन से? नंबर 1 स्क्वायर, नंबर 2 रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, नंबर 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल, नंबर 4 रोम्बिक यूनिट सेल, नंबर 5 पैरेललोग्राम यूनिट सेल। ये 2D डायमेंशनल का हो गया है ना, 2D यूनिट सेल के 5 ब्रेवियस लेटिस। इसी तरह 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में, 3D यूनिट सेल में कितनी तरह के यूनिट सेल होते हैं? 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं बोलेंगे, है ना। उनके नाम हमने अभी सब नोट कर लिए, पढ़ लिए, है ना। और 6 पैरामीटर हमको चाहिए
3D यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 में से कोई भी बदलेगा तो 3D यूनिट सेल का डिज़ाइन बदलता जाएगा। ये हमने देखा 7 टाइप के बन जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि किसी भी टाइप का क्रिस्टल सिस्टम हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे आपका टेट्रागोनल हो, ऑर्थोरोम्बिक हो, रोम्बोहेड्रल हो, हेक्सागोनल हो, मोनोक्लिनिक हो, ट्राइक्लिनिक हो, किसी भी टाइप का हो, हर टाइप में कितने कितने टाइप के यूनिट सेल बन सकते हैं? 4 टाइप के, है ना। 3D यूनिट सेल 4 टाइप का बनता है। नंबर 1 सिंपल यूनिट सेल, नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नंबर 3 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और नंबर 4 एंड सेंटर। बोलो एंड सेंटर कभी कभी दिखता है, एज सेंटर ले लो, ठीक है ना। ये चारों चीज़ें, 5 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अभी तक, समझ आया। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई कि हर जगह A B C कभी सेम है, कभी अलग अलग है, कभी 2 सेम है, 1 अलग है। एंगल कभी सभी बराबर है 90-90, कभी 2 बराबर है, 1 अलग है, कभी कोई भी बराबर नहीं है ना। तो ये कुल मिला के मामला हो गया पेचीदा, याद करने वाला, समझ आया। और अभी अभी हमने बताया कि एक टाइप के सिस्टम में 4 तरह के डिज़ाइन बनते हैं, सिंपल, बॉडी, फेस और एज, है ना। बन सकते हैं, याद रखिएगा, बनते नहीं हैं, बन सकते हैं। 4 बनना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब हमने इसको ऑब्ज़र्व किया तो हर एक सिस्टम के अंदर, हर एक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमको 4 मिले नहीं। किसी में 4 मिले, किसी एक आध में चारों मिल गए, किसी में 3 मिले, किसी में 2 मिले, किसी में 1 मिले, समझ आया। तो यूँ देखा जाए तो अगर हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं तो उसमें हर एक में 4 बनने के हिसाब से टोटल कितने हो जाने चाहिए थे यूनिट सेल? टोटल नंबर ऑफ टाइप 28। लेकिन 28 मिला नहीं, हमको टोटल कितने दिखे? 14 यूनिट सेल दिखे। इसको हम बोलते हैं 14 ब्रेवियस लैटिस इन 3D यूनिट सेल, ब्रेवियस लैटिस बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना लंबा चौड़ा जो हमने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया, डिटेल से पढ़ा, इसको हम याद कैसे करेंगे। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रिक देखिए ना, एक शॉर्टकट हम बनाएंगे, ध्यान से समझ लो, ध्यान से लिख लेना। शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट देखो क्या है, C टोर HMT। इसको याद करने में कितना टाइम लगेगा? C टोर HMT, C TOR को टोर पढ़ लो, C टोर HMT। कितना टाइम लगा याद करने में? अभी हो गया होगा याद ना, C टोर HMT सुना मतलब याद हो गया, अब ये याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। अब इसके नाम देखो, C किसके लिए यूज करेंगे हम? क्यूबिक के लिए। T टेट्रागोनल, और O ऑर्थोरोम्बिक। R से रोम्बोहेड्रल, और H से तो जान ही रहे हो, हेक्सागोनल। M से मोनोक्लिनिक, और ये लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं ना, याद रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्राइगोनल, ठीक है। ध्यान से समझते चलो। ये ना, ये क्या लिखे मैंने? दिस इज 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल सिस्टम। 7 तरह के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 तो हम पढ़े हैं, है ना। अब इसका रिलेशन हम देखते हैं कि इसके एज लेंथ में क्या रिलेशन है, ABC, और इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है। तो पहले मैं आपको बताता हूं एज लेंथ। एज लेंथ का रिलेशन, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, देखना कैसे मैं इसको बना रहा हूं ऑर्डर, और इधर मैं लिखूंगा इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। दोनों चीजें समझो, देखना कैसे चल रहा है ऑर्डर ना। पहले हमको क्या करना है, ये लिखना, देखो A = B = C, ठीक है। दूसरा देखना, A = B ≠ C, तीनों बराबर,
2 बराबर 1 बराबर नहीं। तीसरा A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों बराबर नहीं। ये समझ आया ऑर्डर? तीनों बराबर, 1 बराबर नहीं, तीनों बराबर नहीं। ठीक है, ये 3 बना, इसी तीनों को फिर से फोटोकॉपी करके उतार देंगे यहाँ। ठीक है, कैसे? A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ये 3, इसी का फोटोकॉपी ये 3। ठीक है, और लास्ट वाला बच गया, तो लास्ट वाला यही जो लास्ट में हम लिखे हैं इसी को उतार देंगे। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। कंप्लीट हो गया। इसको याद करने में कितना टाइम लगेगा बोलो? हो जाएगा याद? अब एंगल देखो, इसका एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है। अच्छा, एक बार ये लिखा, इसी को हम 3 बार लिखेंगे। बस, तीनों सेम, यहाँ तक तो याद हो जाएगा ना। अब चौथा, अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होते हैं लेकिन कोई 90 डिग्री नहीं होता। ये बिगड़ा हुआ क्यूब, साइड तो सब बराबर होते हैं लेकिन हिला देते हैं ना क्यूब को, एंगल कोई भी 90 नहीं होता लेकिन आपस में बराबर होते हैं एंगल, 90 बस नहीं होते। समझ आया भाई? दीवार जब हिलेगी तो चारों तरफ से हिलेगी ना, तो एंगल चारों तरफ डिस्टर्ब होंगे और बराबर बराबर डिस्टर्ब होंगे, तो एंगल सभी बराबर रहेंगे लेकिन 90 कोई नहीं रहेगा। यहाँ तक समझ आया? अब ये है हेक्सागन। हेक्सागन में हमको मालूम है कि 2 एंगल कितने के हो गए? 90 के, और एक एंगल ये होता है 120 का। ये तो याद ही रहता है, हेक्सागन में एक एंगल 120 बनाना ही है, 2 90 के होते हैं। इसमें अल्फा और गामा 90 के होते हैं लेकिन बीटा 90 नहीं होता। समझ आया? ये 3 एज इट इज सेम, उसके बाद तीनों बराबर लेकिन 90 के बराबर नहीं, 4 तक बन जाएगा। 5वीं चीज़ हेक्सागन की है, तो एक एंगल 120 होता है हेक्सागन में, आप जानते हैं, 2 एंगल 90 डिग्री। तो कोई ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ा बीटा 90 लिखो, अल्फ़ा गामा 90 लिख दो ना। 2 एंगल 90 होने चाहिए, एक एंगल 120। कोई ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ा गामा लिखो, बीटा और गामा लिख दो, अल्फ़ा को 120 लिख दो। एंगल का नाम तो हमको रखना है ना, एक एंगल 120 होगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। समझ आई बात? यहाँ पर अगला जो केस था, इसमें अल्फ़ा न तो बीटा के बराबर होगा और न तो बीटा गामा के बराबर, कोई आपस में बराबर नहीं होगा, और कोई भी 90 डिग्री भी नहीं होगा। बस, तो इसको याद करने में कितना टाइम लगेगा बोलो? लगेगा क्या? कोई मुश्किल है ये? 7 क्रिस्टल सिस्टम आ गए, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, मात्र 2 मिनट में। उसके एज लेंथ का रिलेशन, उसके इंटरफेशियल एंगल का रिलेशन, सिर्फ 2 मिनट में आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। समझ आया? तो ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट चार्ट है। प्लस मैं आपको बता रहा था कि इसमें थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया मैंने, ऊपर लिख देता हूँ। दिस इज अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? अच्छा, इसमें मैं आपको बता रहा था कि एक टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में 4 तरह के यूनिट सेल बन सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन हर एक में 4 मिले नहीं। अगर 4 मिलते तो टोटल कितने यूनिट सेल हो जाते? 28, है ना? लेकिन किसमें कितने कितने हमको दिखे एक्चुअल प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में, वो देख लो ना। तो इधर देखो यूनिट सेल, ठीक है? इसमें हमको दिखे 3, ठीक है ना? 3 दिखते हैं। 3 कौन कौन से? इसमें 3 दिखे। अच्छा, पहले गिनती देख लो फिर हम लिख लेंगे कौन से। इसमें हमको 3 दिखे, टेट्रागोनल में हमको 4 दिखे ना, इसमें 2 दिखे टेट्रागोनल में, ठीक है? क्यूबिक में 3 मिले, टेट्रागोनल में 2 मिले, इसमें 4 मिले, ठीक है? ऑर्थोरोम्बिक में कितने मिल गए? 4 मिलते हैं, चारों जो आपने पढ़ा अभी, ठीक है? उसके बाद रोम्बोहेड्रल में हमको 1 मिला, हेक्सागोनल में भी हमको 1 ही मिलता है, मोनोक्लिनिक में हमको 2 मिलते हैं और इसमें 1 मिलता है ट्राइक्लिनिक में। ये नंबर देख लो, याद हो जाएगा कि नहीं? 324 1121, 324 1121, 324 1121। अब कौन कौन से हैं वो देख लो। जैसे उसमें हमने स्टार्टिंग से लिखा था, जो चार्ट
चार हमने 3D यूनिट सेल बनाए थे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों मिला के, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, याद रहेगा ना चारों। उसमें से जैसे हमने सीरीज से लिखा था, पहले सिंपल, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद फेस सेंटर्ड और उसके बाद एज सेंटर्ड, बस उसी तरह से लिखते जाएंगे। 3 मिले तो पहला क्या होगा, सिंपल क्यूबिक, फिर बॉडी क्यूबिक, फिर फेस क्यूबिक, और सबके लास्ट में टाइटल ये लगाते जाएंगे। वो है देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, समझ रहे हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, समझ आया। ये सब क्यूब के डिजाइन के होंगे। इसमें कितने मिल रहे हैं, 2। 2 कौन से होंगे, देखो सिंपल, अब ये क्यूबिक नहीं है, क्या है, टेट्रागोनल, और बॉडी टेट्रागोनल, समझ रहे हो, शॉर्टकट लिख रहे हैं। इसमें चारों मिलते हैं, तो चारों कौन से होंगे, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और एज सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, समझ आ रहा है। इसमें कितने मिल रहे हैं, 1, तो कौन सा होगा, सिंपल रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ये है हेक्सागोनल, इसमें 1 मिल रहा है, ये भी कौन सा होगा, सिंपल हेक्सागोनल। मोनोक्लिनिक में 2 मिलते हैं, 2, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है ना, इसमें एक मिलता है सिंपल मोनोक्लिनिक और एक लास्ट वाला मिलता है एज मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, इसमें एक्सेप्शन है, याद रखना। इसमें बीच के नहीं मिलते, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर नहीं दिखता, होते होंगे, हमको मिला नहीं, समझ रहे हैं। तो इसमें सिंपल वाला मिला हमको डिज़ाइन और एज सेंटर वाला मिला हमको, बीच के नहीं मिले, तो ये एक एक्सेप्शन केस है, याद रख सकते हो इसको आप, ठीक है। और लास्ट वाला ट्राई क्लिनिक है, इसमें भी क्या मिलेगा, सिंपल ट्राई क्लिनिक, याद हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ये गिनती याद रहेगी तो याद आ जाएगा, लिखना स्टार्टिंग से है, सिंपल, बॉडी, फेस, एज, ठीक बात। ये इसको आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए अपनी कॉपी में, और इससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है।